नमस्कार, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए तो आज की जो हमारी क्लास है इमाइल दुर्खिम का पार्ट 2। मैंने कल आपको उनके कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन लिखवाई थी, बाकी उनके इंट्रोडक्शन में बताया था बेसिक कि उनका जन्म कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ, कब उनकी डेथ हुई और यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ। क्या परिदृश्य था, यानी सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी उनके समय में, जो उनकी विचारधारा इस प्रकार की रही, जो उन्होंने डॉक्ट्रिन की या समाज के बारे में उन्होंने अपने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए वो क्यों दिए, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम डर्कहाइम का प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। कल हमने 2 टॉपिक किए थे उनके, एक सुसाइड आत्महत्या का सिद्धांत किया था और एक हमने जो था उनका डर्कहाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट जान के उसी के साथ साथ हमने जाना था कि सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य क्या है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डर्कहाइम के प्रकार्यवाद से। तो हेडिंग डालिएगा फंक्शनलिज्म ऑफ डर्कहाइम। चलिए तो सबसे पहले आज थर्ड आपकी जो हेडिंग रहेगी, यानी उनका जो थर्ड टॉपिक है डॉक्ट्रिन में, उनमें से रहेगा प्रकार्यवाद का सिद्धांत या डर्कहाइम का प्रकार्यवाद। दुर्खिम का प्रकार्यवाद। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्रकार्यवाद क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि दुर्खिम का प्रकार्यवाद क्या है। मेन तो यही जानेंगे ना पहले कि जो ये वर्ड है प्रकार्यवाद ये क्या है, फंक्शनलिज्म ये क्या है। फंक्शनलिज्म ये क्या है। चलिए देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट है प्रकार्यवाद, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए प्रकार्य मतलब इसके स्टार्टिंग में लिखो इसे फंक्शन। फंक्शन सबसे आपको क्या क्लियर हो रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी मैकेनिज्म होता है उसका एक अपना फंक्शन होता है, कोई भी मशीन होती है, कोई भी पार्ट होता है, उसका अपना एक फंक्शन होता है, वो अपने तरीके से कार्य करता है। कल मैंने आपको बताया था कि डर्कहाइम ने समाज में माना कि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, यानी पार्ट हैं समाज के। एक पार्ट हुआ धर्म, हुआ अर्थव्यवस्था, हुई राजनीति, ये छोटे छोटे सब ग्रुप्स हैं। उन्होंने समाज के इन्हें अंग के रूप में रिप्रेजेंट किया और कहा कि इनके ना अपने कार्य होते हैं, और उनके कार्य जो बताए उन्होंने हमेशा जितनी चीजें बताई सबका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया कि इन अंगों का समाज पर हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ये एक प्रकार्यवादी, मैंने बताया था कि प्रकार्यवादी क्यों है, क्योंकि ये हमेशा समाज के जो अंग होते हैं वो अपने कार्य करते हैं, उनका हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी सकारात्मक प्रभाव समाज पर उन अंगों का क्या रहा, उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर समाज में धर्म है तो धर्म का समाज पर जो सकारात्मक प्रभाव रहेगा ये उस विषय में लिखेंगे। परिवार है, विवाह व्यवस्था है, इनका समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा ये वो बताते हैं। तो जो इनका प्रकार्यवाद का सिद्धांत है, इन्होंने उसमें कहा है कि समाज में जितने भी समाज के अंग हैं जो उसे संचालित करते हैं, जो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया अंतःक्रिया करते हैं एक तरीके से, उनका जो समाज पर सकारात्मक रूप से प्रभाव रहता है वही फंक्शनलिज्म अर्थात प्रकार्यवाद है। अब इनको थोड़ा शब्दों में पिरोकर हम लिख लेते हैं कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा। वैसे मैंने आपको समझा दिया कि प्रकार्यवाद क्या है, डर्कहाइम का प्रकार्यवाद क्या है। चलिए, वैसे एक प्रकार्यवाद जो था वो स्पेंसर ने भी दिया था, और उनका जो प्रकार्यवाद था वो स्पेंसर से कहीं ना कहीं प्रभावित था, हर्बर्ट स्पेंसर से।
लेकिन इनका प्रकार्यवाद और स्पेंसर के प्रकार्यवाद में थोड़ा बहुत चेंज था। जैसे ये हर चीज में समाज को मेन मानते हैं और समाज में जितने पार्ट्स होते हैं, समाज के जो अंग होते हैं, उनका पॉजिटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव रोल दिखाते हैं सोसाइटी पर। ठीक है, चलिए तो अब लिख लीजिए, एक बार लिखिएगा, समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का प्रारंभ स्पेंसर से माना जाता है। बात की जाए प्रकार्यवाद के प्रारंभ की तो हर्बर्ट स्पेंसर से प्रारंभ स्पेंसर से माना जाता है, माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए, किंतु इसे वैज्ञानिक रूप से, यानी शुरुआत सबसे पहले समाजशास्त्र में अगर बात की जाए प्रकार्यवाद की तो नींव किसने रखी? स्पेंसर ने। लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से स्थापित किसने किया? डर्खाइम ने। जैसा आपको पता है कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की नींव रखी, लेकिन उसे सब्जेक्ट के रूप में यूनिवर्सिटी में स्थापित किसने कराया? दुर्खिम ने। इसी प्रकार जो प्रकार्यवाद है उसकी नींव कौन रखते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन वैज्ञानिक रूप से स्थापित कौन करते हैं? डर्खाइम। परंतु वैज्ञानिक रूप से स्थापित डर्खाइम करते हैं। किसे? प्रकार्यवाद को। ओके, नेक्स्ट लिखना, उन्होंने अपनी रचना यानी उन्होंने अपनी बुक, दो बुक है, द डिवीजन ऑफ द लेबर और द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। दो बुक के नाम लिखो। उन्होंने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ द लेबर, द डिवीजन ऑफ द लेबर और द सोशोलॉजिकल मेथड्स, जो उनकी दूसरी बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उसमें, और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। सोशियोलॉजिकल मेथड में, यानी दो बुक याद रखना, दो बुक भी हो गई और ये भी पता चल गया कि इस बुक में क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो दोनों बुकों के नाम याद रखना, द डिवीजन ऑफ द लेबर एंड द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड में प्रकार्यवाद की विवेचना की है, में प्रकार्यवाद की विवेचना की है। डैश डैश लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, इन्होंने समाजशास्त्र में विश्लेषण की विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया है। समाजशास्त्र में विश्लेषण की विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया। विश्लेषण मतलब कि हमें जब किसी अंग के बारे में, अगर हमें धर्म के बारे में एनालिसिस करना है और दर्खाइम के चश्मे से करना होगा, तो हमें सिर्फ धर्म के पॉजिटिव इंपैक्ट जो समाज पर रहे वो देखने होंगे। इन्होंने विश्लेषण की एक विधि बताई कि प्रकार्यवाद एक विधि है जिसमें हम इंपैक्ट देखते हैं अंगों का समाज पर। दैट्स इट। अगर बात की जाए अब एग्जैक्ट शब्दों में लिखा जाए, क्या प्रकार्यवाद की अगर परिभाषा लिखी जाए कि शब्दों में लिखना है प्रकार्यवाद की परिभाषा क्या है, तो लिखिएगा, डर्खाइम के अनुसार किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान। डर्खाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डर्खाइम, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में, व्यवस्था का मतलब एक तरीके से बात हो रही है यहाँ समाज के छोटे रूप की, किसी भी सिस्टम में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान। किसी भी इकाई में, यहाँ पर सॉरी इकाई लिखिएगा, व्यवस्था नहीं, किसी भी इकाई में, इकाई यानी यूनिट, ये है समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी छोटी यूनिट को। इकाई द्वारा उससे संबंधित, इकाई द्वारा उससे संबंधित, अभी मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगी तब आपको ये परिभाषा क्लियर होगी कि एग्जैक्ट डर्खाइम कहना क्या चाह रहे हैं। उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में,
उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान। इनका कहने का मतलब ये है कि समाज में, समाज के किसी पार्ट में या यूनिट में कोई अगर अंग है, अंग यहाँ मेरा कहने का मतलब है जो समाज में इंस्टीट्यूट है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको बनाए रखने में जो कोई अंग अपना पॉजिटिव इंपैक्ट देता है, जो अपना योगदान देता है, वही क्या कहलाता है? फंक्शनलिज्म। किसी भी इकाई द्वारा, इकाई का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं किसी भी परिवार व्यवस्था द्वारा, धर्म के द्वारा, या फिर कहिए आप किसी भी एक समूह के द्वारा, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा या आर्थिक व्यवस्था के द्वारा, उससे संबंधित व्यवस्था को, यानी अगर धर्म है, धर्म से संबंधित जो व्यवस्था रहेगी, धर्म का क्या कार्य है? समाज में नैतिकता बनाए रखना, अध्यात्म से लोगों को जोड़े रखना। तो यानी जो उसका योगदान है, उस इकाई का, उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाले योगदान को कहा जाता है प्रकार्यवाद, दरखाइम के अनुसार। दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। दरखाइम ने समाज को एक जीवधारी की भांति माना है। ये नोट कर लीजिए कि दरखाइम ने समाज को एक जीवधारी की भांति माना है। जीवधारी की भांति कैसे? जैसे एक इंसान है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे ये हाथ है, लिखने के काम आता है, माइंड है, सोचने के काम आता है, पैर चलने के काम आते हैं। इसी प्रकार इन्होंने समाज की तुलना शरीर से की है कि जिस प्रकार अंग एक बॉडी को प्रिटेंड करते हैं, उसके कार्य संचालन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी तरह समाज के जो अंग है उसकी व्यवस्था को चलाने में कार्य करते हैं। इसीलिए इन्होंने समाज की जो तुलना की है एक जीवधारी से की है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं, जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, जैसे हवा, पानी, भोजन इत्यादि, उसी प्रकार समाज को जीवित रखने के लिए भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ गतिविधियों द्वारा पूरी की जाती है। उन्हें ही वह प्रकार्य कहते हैं, जैसे परिवार, धर्म, नातेदारी, राजनीतिक संगठन आदि। ये कंप्लीट डिफाइन हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप जब दोबारा अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकार्यवाद एक्चुअल में है क्या। स्पेंसर ने कहा था, सबसे पहले स्पेंसर ने प्रकार्यवाद को दिया। दरखाइम का जो प्रकार्यवाद है उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित है, लेकिन उन्होंने समाज में पार्ट्स के जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उनको बताया और उनका जो प्रकार्यवाद है वो ये है। ओके, एक बार मैं और बोल देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। दरखिम ने समाज को एक जीवधारी की भांति माना है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी की पूर्ति इत्यादि, वैसे ही समाज को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक होती है, जिन्हें गतिविधियों द्वारा पूरा किया जाता है। उन्हें ही उनका प्रकार्य कहा जाता है, जैसे कि परिवार, धर्म, नातेदारी, राजनीतिक संगठन इत्यादि। ओके, एक नोट करके लिखिएगा। दुर्खाइम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार्यों की अवधारणा विकसित की। नोट कर लिखिएगा कि दुर्खाइम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार्यों की अवधारणा विकसित की। यानी उन्होंने बताया कि जो भी पार्ट होता है, जो भी अंग है समाज में, कोई परिवार है, कोई रिश्तेदारी, नातेदारी है, उनका प्रत्यक्ष रूप से समाज में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा और अप्रत्यक्ष रूप से वो किस प्रकार उनका समाज में पॉजिटिव इंपैक्ट, सकारात्मक जो इंपैक्ट रहेगा, प्रभाव रहेगा, सकारात्मक प्रभाव, वो किस प्रकार रहेगा, ये उन्होंने बताया। बस ये नोट कर लिख लीजिए। अब थोड़ा लिख लीजिए प्रकार्यवाद। स्पेंसर की एक लाइन लिख लीजिए। स्पेंसर की अगर पूछा जाए कि स्पेंसर के अनुसार प्रकार्यवाद क्या था, उसकी परिभाषा लिख लीजिए। स्पेंसर के अनुसार प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है। स्पेंसर के अनुसार लिखिए, स्पेंसर के अनुसार,
स्पेंसर के अनुसार। अब आगे लिखिए, प्रकार्य यानी जो फंक्शन उन्होंने बताया, प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है। प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। मतलब लगभग उन्होंने भी यही बात की कि जो कोई अंग है समाज का जो उस व्यवस्था में उसके समायोजन में योगदान देता है, वो बात कही स्पेंसर ने। तो लिखिएगा एक बार और, प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। ओके, ये हो गया आपका स्पेंसर के अनुसार। एक नेक्स्ट नोट करके लिखिएगा, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में दुर्खाइम के द्वारा दिए गए योगदान को ही, यानी जो इन्होंने थ्योरी दी प्रकार्यवाद को, इसको आगे किसने बढ़ाया? प्रकार्यवाद के क्षेत्र में दुर्खिम द्वारा दिए गए योगदान को ही रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, मर्टन पार्सन्स एवं लेवी स्ट्रोस ने आगे बढ़ाया। रैडक्लिफ ब्राउन कुछ थिंकर्स हैं, इन्होंने भी इस पर काम किया। रैडक्लिफ ब्राउन ये एक नाम है। उसके बाद आएगा मैलिनोवस्की, उसके बाद आएगा मर्टन के बाद लिखिएगा पार्सन एवं लेवी स्ट्रोस, पार्सन्स एवं लेवी स्ट्रोस ने आगे बढ़ाया। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में दुर्खाइम द्वारा दिए गए योगदान को ही रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, मर्टन, पार्सन्स एवं लेवी स्ट्रोस ने आगे बढ़ाया। ओके, तो जो ये था ये आपका कंप्लीट हो गया। प्रकार्यवाद जो फंक्शनलिज्म है ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, दुर्खाइम के प्रकार्य का, यानी उन्होंने जो धर्म पर, अपराध पर और श्रम विभाजन पर जो उन्होंने अपना योगदान दिया। हेडिंग डालिए धर्म का प्रकार्यवाद, या फिर धर्म का प्रकार्य, या फिर डाल लीजिए हेडिंग धर्म, कि उन्होंने रिलीजन के बारे में क्या कहा। अच्छा, जब वो प्रकार्यवादी थिंकर हैं, यानी वो हर चीज में पॉजिटिव इंपैक्ट बता रहे हैं अंगों का समाज पर क्या रहा, तो सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने धर्म के बारे में कुछ बातें कही होंगी तो वो पॉजिटिव ही कही होगी कि धर्म का समाज पर जो भी सकारात्मक प्रभाव है उसी चीज को दर्शाया होगा। ओके, तो इन्होंने इस चीज को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो दुर्खाइम है उन्होंने धर्म किस चीज को माना। उनके अनुसार धर्म कोई मूर्ति पूजा, किसी ईश्वर में प्रार्थना करना नहीं था। उन्होंने धर्म माना पवित्र चीजों की पूजा करना, पवित्र और लौकिक चीजों की। एक तरीके से उन्होंने माना जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित व्यक्तियों का जो विश्वास होता है, जैसे अगर आप माने जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पत्थर में शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, तो वो हमारा विश्वास है कि हम शिवलिंग, एक पत्थर को शिवलिंग रूप में मानकर भगवान शिव का अवतार मान के उन्हें पूजते हैं। तो जो दुर्खाइम की नजर से देखा जाएगा वो पत्थर, वो उनके लिए पवित्र वस्तु है, कि यह एक पवित्र वस्तु है और इस पवित्र वस्तु में लोगों का विश्वास है कि यह भगवान है। दुर्खाइम के अनुसार जो धर्म है वो पवित्र वस्तु है। धर्म क्या है? वो पवित्र वस्तु है जिस पर लोगों का विश्वास है। अब उस पवित्र वस्तु को किसने ढूंढा? किसने कहा कि इस पत्थर में भगवान है? लोगों ने कहा। तो दुर्खाइम का कहने का मतलब ये है कि जो धर्म है वह पवित्र वस्तुओं में लोगों का विश्वास है। और पवित्र वस्तु क्या है? पवित्र वस्तु वह है जिसे लोगों ने माना कि यह पवित्र चीज है। जिस चीज को लोगों ने पवित्र मान लिया वो पवित्र है, वो धर्म बन गया, और जिस चीज को अपवित्र मान लिया वो अपवित्र रहा। तो इतना ही कहने का तात्पर्य था दुर्खाइम का कि धर्म जो है
पवित्र वस्तुओं में विश्वास है, और ये पवित्र वस्तुओं का निर्धारण भी जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा किया जाता है। दैट्स इट। इन्होंने धर्म के बारे में इतनी ही बात कही। अब थोड़ा हम लिखेंगे डिटेल में कि भाई उन्होंने जहां रिसर्च की, इनके लिए ये जानना जरूरी होता है क्योंकि नेट जेआरएफ में कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस जनजाति की रिसर्च में, मतलब इन्होंने किस जनजाति पर रिसर्च की। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था और वहां से इन्होंने पाया कि पवित्र वस्तुएं धर्म बनाती हैं एक तरीके से, और पवित्र वस्तुओं का चयन कौन करते हैं, लोग स्वयं करते हैं। तो ये नेट जेआरएफ में पूछ लिया जाता है। और जबकि सिविल्स में आप लिख सकते हैं कि अगर धर्म पे बात आए तो आप कोट करके लिख सकते हैं कि धरकाइम यानी दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं में लोगों का विश्वास है और पवित्र वस्तुओं का चयन भी लोगों के द्वारा किया जाता है। तो धर्म की अगर परिभाषा लिखनी हो दरखाइम के अनुसार, तो दुर्खिम के अनुसार पवित्र एवं लौकिक वस्तुओं में, पवित्र एवं लौकिक वस्तुओं में लोगों के विश्वास को धर्म कहा जाता है। वह पवित्र वस्तुओं का चयन, पवित्र वस्तुओं का चयन स्वयं लोगों द्वारा किया जाता है, स्वयं लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये तो रही परिभाषा, ठीक है। अब थोड़ा लिख लीजिए एक पैराग्राफ धर्म के विषय में जो दरखाइम ने कहा, जैसे कि उन्होंने किस जनजाति का अध्ययन किया, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया। नोट करिए, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन कर धर्म का प्रकार्य ढूंढा। तो इन्होंने, अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन कर धर्म का प्रकार्य ढूंढा। धर्म का प्रकार्य मतलब धर्म का पॉजिटिव इंपैक्ट समाज पर, धर्म का प्रकार्य ढूंढा। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, इसी में आगे लिखिएगा कंटिन्यू करके। दरखाइम के अनुसार धार्मिक धारणाएं सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करती हैं। उनका कहने का मतलब ये है, जो धार्मिक धारणाएं यानी अगर धर्म में विश्वास किया जाता है तो वो समाज को एकजुट रखती है, समाज को जोड़े रखती हैं। लिखिएगा, दरखाइम के अनुसार धार्मिक धारणाएं सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करती हैं। दरखाइम के अनुसार धार्मिक धारणाएं सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करती है। सामाजिक व्यवस्था की यह मांग है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज का एक सिस्टम है, उसकी यह मांग है। सामाजिक व्यवस्था की यह मांग है कि व्यक्ति अपने अंदर समाज का अनुभव करे। सामाजिक व्यवस्था की यह मांग है कि व्यक्ति अपने अंदर समाज का अनुभव करे, समाज पर अपनी निर्भरता का अनुभव करे। यानी इन्होंने कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, व्यक्ति समाज से ही निर्मित है। हमें कुछ भी चीज चाहिएगा तो समाज देगा, हमें अपनी निर्भरता समाज पर अनुभव करनी चाहिए, हमें अपने अंदर ही समाज को अनुभव करना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें समाज पर अपनी निर्भरता अनुभव करें और अपने दायित्वों को समझें जो समाज की दृष्टि में मौलिक है। यानी व्यक्ति के जो दायित्व होते हैं, समाज, देखो हम नॉर्मली अपना काम करते हैं, समाज कुछ नहीं कहता। अगर वहीं हम गैंगस्ट्री करने लगे कि भाई हम तो दबंग है, तो समाज एकदम उंगली उठाने लगेगा।
घर परिवार को भी अलग कर देता है, अरे इनको समाज से निकाल दिया जाए, इनके बच्चे ने गलत काम किया है, इनका बच्चा ऐसा करता है वैसा करता है। तो ये सामाजिक सोशल प्रेशर होता है एक तरीके से। तो दरखाइम उसी चीज को दर्शा रहे हैं कि समाज कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है व्यक्ति के जीवन में। हमें समाज के अधीन रहकर ही अपनी सारी कार्य करने चाहिए, और समाज के जितने भी सही कार्य होंगे उन्हें इन्होंने प्रकार्य कहा एक तरीके से। कंटिन्यू करिए नेक्स्ट, कि समाज पर अपनी निर्भरता अनुभव करें और उन दायित्वों को समझे जो समाज की दृष्टि में मौलिक हैं। इसमें कंटिन्यू करिएगा, धर्म इस रूप में व्यक्ति की चेतना जागृत कर, धर्म इस रूप में व्यक्ति की चेतना जागृत कर व्यक्ति के सम्मुख यह स्पष्ट कर देता है, व्यक्ति के सम्मुख यानी व्यक्ति के सामने, व्यक्ति के सम्मुख यह स्पष्ट कर देता है कि वह पूर्णतः समाज पर निर्भर है। कुल मिलाकर दुर्खिम ने अपनी पूरी चीज में एक चीज मेन कही है कि समाज जो है, समाज केंद्र में रखा। उन्होंने माना कि समाज बड़ा है, समाज के बिना व्यक्ति का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति जो कार्य करता है अच्छे कार्य, ये समाज उनसे करवाता है। व्यक्ति का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि वह समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य है उनको पूरा करे। अपनी निर्भरता समाज पर, मतलब जो उसकी निर्भरता रहती है समाज पर, उसको अनुभव करे। अपने अंदर समाज को अनुभव करे कि हम समाज से बंधे हुए हैं, हमें हर कार्य समाज के दायरे में रहते हुए ही करना चाहिए। दैट्स इट। इतना धर्म के बारे में जानना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लिखिए, अपराध का प्रकार्य। अपराध, पहले तो हम जान लेंगे कि अपराध क्या है, फिर अपराध का प्रकार्य यानी अपराध का फंक्शन। कि इनका कहने का मतलब ये है दरखाइम का कि समाज तो चाहता ही नहीं अपराध हो या अपराधी बने, लेकिन जो व्यक्ति समाज से अलग हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, समाज की विचारधारा से अलग हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, जो समाज के नियमों का पालन नहीं करते, वो अलग दिशा में चलने लगते हैं, वही अपराधी होते हैं। तो इन्होंने इस चीज को भी समाज के उसमें बताया एक तरीके से पॉजिटिव, कि भाई समाज ही है जो कुछ भी है, समाज के नियमों का पालन नहीं करोगे तो समाज में अपराध आ जाएगा। समझे कि समाज के जो नियम कायदे कानून है, अगर जो समाज में व्यवस्था बनी हुई है आप उसके अनुसार चलिए, सब अच्छा है। आप उस विचारधारा से अलग चलेंगे तो समाज में अपराध का जन्म होगा। तो लिखिएगा इसमें, इसे ये सामाजिक विकृति मानते हैं। सामाजिक विकृति, अपराध को लिखिएगा, अपराध को दरखाइम सामाजिक या इसे ये किसको, अपराध को सामाजिक विकृति, सामाजिक विकृति मानते हैं। विकृति में बताती हूं भी क्या होती है, विकृति मानते हैं। विकृति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन ना करे, ब्रैकेट में लिखिएगा, समाज के नियमों का पालन न करना, वही क्या है, विकृति है। समाज के नियमों का पालन न करना क्या है, विकृति है, समाज से अलग हो जाना। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट, उनके अनुसार समाज में सामाजिक एकीकरण, किसके अनुसार, दरखाइम के अनुसार, उनके अनुसार समाज में सामाजिक एकीकरण तथा समाज में विघटन की प्रवृत्ति के कारण मौजूद होते हैं। उनके अनुसार समाज में सामाजिक एकीकरण तथा समाज में विघटन की प्रवृत्ति के कारण मौजूद होते हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि समाज एकीकृत भी रहते हैं और समाज टूट भी जाता है, उसके कारण मौजूद रहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट लिखिए, विघटन व अलगाव की प्रवृत्ति, इसी में कंटिन्यू करना है नेक्स्ट लाइन से, कि विघटन का मतलब होता है टूट जाना, अलगाव का मतलब होता है एक समाज से या अपने परिवार से अलग हो जाना। जैसे अगर आप घर परिवार में किसी बच्चे को देखोगे, हाल फिलहाल में बच्चे इस प्रकार के कुछ ज्यादा हो रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स से कम बात करते हैं, बहन भाई से कम बात करते हैं, वो अलग थलग रहते हैं अपनी अलग दुनिया में, वो बहुत कम बोलते हैं, खाते पीते अपनी एक इंडिविजुअल दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को दरखाइम ने माना है कि उनकी अलगाव की स्थिति है, वो समाज से, अपने घर परिवार से, इनसे कट रहे हैं, अपनी एक अलग दुनिया में रह रहे हैं, वो कम बोलते हैं, समाज से ज्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो अपराध की श्रेणी में जाते हैं। तो लिखिएगा, विघटन व अलगाव की प्रवृत्ति सामाजिक विकृति, अपराध जैसे कार्यों को भी प्रोत्साहित करती है।
यानी जब समाज में विघटन होता है और उसके साथ साथ अलगाव होता है, विघटन समाज टूट जाए, जैसे अगर एक तरीके से घर परिवार टूट जाए, जैसे माता पिता का डिवोर्स हो जाए, एक बच्चा रह जाए, उसका कोई पालन पोषण अच्छे से ना करे, समाज उसे संभाले ना, ऐसी स्थिति, और अगर अलगाव, बच्चा अलग थलग रहने लगे, पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो अलगाव कर जाएगा परिवार से, घर परिवार से। तो ये कुछ कारण हैं जो अपराध को बढ़ावा देते हैं उनके अनुसार। लिखिएगा, विघटन व अलगाव की प्रवृत्ति सामाजिक विकृति, अपराध जैसे प्रकारों को भी प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, अब लिखिएगा, इन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए हैं कि जब अपराध होता था तो 2 प्रकार के नियम थे, एक पहले वाले समाज में था, एक वर्तमान समाज में है। 2 प्रकार के नियम बताए, हेडिंग लिखिएगा, अपराध के मतलब अगर अपराध होगा तो अपराधी को दंड भी दिया जाएगा ना, तो उसके लिए इन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए। 2 प्रकार के नियम, 2 प्रकार के नियम बताए। पहला जो नियम है वो है दमनकारी नियम, और दूसरा है प्रतिबंधनात्मक नियम। पहला दमनकारी नियम, दूसरा है प्रतिबंधनात्मक नियम। मैं अभी समझाती हूं और फिर लिखवाऊंगी। देखो, जैसा कि इससे पता चल रहा है, दमनकारी, दमन का मतलब क्या होता है? अगर आपके सामने कहा जाए कि दमन कर दिया, दमन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को दबा देना, समझ रहे हैं दमन। तो जब हमारा समाज पुराना था, पुराने का मतलब मध्यकाल में या कहिए प्राचीन काल में, उस समय की बात हो रही है, जब समाज पुराना था तो क्या होता था, समाज का इतना महत्व था कि हर चीज समाज ही डिसीजन लेता था। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता था तो माना जाता था कि पूरे समूह के विरुद्ध इसने अपराध किया है। अगर किसी एक व्यक्ति ने, जैसे आज भी होता है, अगर आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो इस्लामिक कानून है, वहां पर अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का हाथ काट देता है, मतलब मार देता है, तो दूसरे व्यक्ति को वो लोग मार देते हैं, ग्रुप में इकट्ठा होकर पत्थर से मारते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया तो उसके बदले उसका हाथ काट लिया जाता है। किसी व्यक्ति ने अगर चोरी कर ली तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, इस तरीके से। तो ये क्या थे? ये दमनकारी कानून थे। दमनकारी का मतलब उसमें माना जाता था कि जो अपराध किया है पूरे समाज के विरुद्ध किया है। यानी एक व्यक्ति अगर किसी ने समाज की विचारधारा से अलग गया है, पुराने समाज में माना जाता था कि उसने पूरे समूह का जो सम्मान है उसको अपमानित किया है, तो पूरा समूह उसे क्या देगा? सजा देगा। वही था दमनकारी। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो माना जाता है व्यक्ति ने अपने ही विरुद्ध, या फिर माना जाता है कि पूरे समाज के विरुद्ध उसने अपराध नहीं किया। व्यक्ति ने गलती की है तो उसे सजा मिलती है, नियम के हिसाब से उसे सजा मिलती है। जब वो अपनी सजा पूरी कर लेता है तो उसे पुनः समाज में स्थान मिल जाता है सजा काटने के बाद। तो वो क्या है? प्रतिबंधात्मक नियम है, मतलब उस पर बैन लगाया जाता है एक तरीके से कि कुछ समय तक समाज सजा काटता है, लेकिन पुनः उसे समाज में जो स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम, उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो समझ में आया आपको कि दमनकारी नियम क्या था और प्रतिबंधात्मक नियम क्या है? अब इसको नोट कर लीजिए, लिखिएगा जरा। दमनकारी में लिखिएगा कि दमनकारी नियम जो प्रतिक्रिया को जन्म देता है। प्रतिक्रिया को मतलब रिएक्शन को, अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उसके विरुद्ध रिएक्शन लिया जाएगा। प्रतिक्रिया को जन्म देता है क्योंकि अपराध सामूहिक अंतःकरण के लिए आघात होता था। इसमें जो अपराध है, अपराध सामूहिक यानी पूरे ग्रुप के लिए, समूह के लिए, समाज के लिए, सामूहिक अंतःकरण को आघात, सामूहिक अंतःकरण के लिए आघात होता था। अंतःकरण के लिए आघात यानी
पूरे समाज को, पूरे समूह को चोट पहुंचती थी। अगर कोई व्यक्ति एक गलत कार्य कर देता था तो पूरा समाज उसे सजा देता था। तो सामूहिक अंतःकरण के लिए आघात होता था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा प्रतिबंधात्मक नियम, जो किसी गलत कार्य होने पर व्यवस्था को बनाए रखता है। यानी व्यवस्था को बनाए रखेगा, सजा मिल जाएगी, फिर दोबारा उसे मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसके लिए एक लाइन लिखिएगा, जो किसी गलत कार्य होने पर व्यवस्था को बनाए रखता है। गलत कार्य होने पर व्यवस्था को बनाए रखता है, बनाए रखता है। बस ये था उनका अपराध के जो नियम थे कि अपराध क्या है, उन्होंने किस चीज को अपराध माना, समाज से अलग होना, अलगाव होना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, अपराधी बनता है। 2 प्रकार के उन्होंने नियम बताए कि अपराध करेगा तो सजा भी मिलेगी। बस इतना ही जानना हमारे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम का विभाजन। श्रम का विभाजन। अब देखो श्रम का विभाजन क्या है। श्रम क्या है, एक तरीके से श्रम हो गया लेबर, यानी एक तरीके से कार्य, उसका विभाजन। इन्होंने बताया कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, मतलब यूरोप में उस समय की बात चल रही थी कि वर्तमान समय में ना चीजें इस प्रकार की आ गई कि श्रम का विभाजन कर दिया गया कि भाई ये इंजीनियर होंगे, इनका काम है इंजीनियरिंग करना, मतलब नई नई चीजों को बनाना, इन्हें बताना कि ये मशीन कैसे बनेगी, किस प्रकार कार्य करेगी, घर का निर्माण किस प्रकार होगा। स्पेशलाइजेशन कर दिया गया कार्यों का। नीट जो डॉक्टर होंगे उनका कार्य रहेगा क्या करना, चिकित्सा में लोगों की सेवा देना, चिकित्सा के फील्ड में। जो सिविल सर्वेंट होंगे उनका कार्य होगा प्रशासन के संबंध में। जो नेता होंगे वो राजनीति संभालेंगे। जो शिक्षक होंगे वो शिक्षा के क्षेत्र को संभालेंगे। जो मोची होंगे वो शूज बनाएंगे। जो फैशन डिजाइनर होंगे वो कपड़े बनाएंगे। ये क्या है, ये है श्रम का विभाजन। यानी श्रम को अलग अलग भागों में बांट दिया गया कि भाई जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए सक्षम है वो वही कार्य करेगा। इन्होंने इसी चीज को बताया है। दैट्स इट, यही उनका श्रम का विभाजन है। और इन्होंने बस श्रम के विभाजन में प्रकार्य को बताया पॉजिटिव इंपैक्ट कि पुराने समाज में क्या होता था। पुराने समाज में व्यक्ति जो ग्रुप में रहते थे, जैसे अगर शिकार करने जाते थे तो सब लोग साथ में जाते थे, लेकिन वहां पर भी श्रम का विभाजन था। वहां पर बच्चों को और स्त्रियों को अपने साथ नहीं लेके जाते थे। आदम काल में भी उनको घर पे रखा जाता था कि भाई जो फीमेल होंगी वो घर का खाना बना लेंगी, बच्चों को संभाल लेंगी, हम शिकार करके लेके आएंगे। लेकिन कार्य का श्रम का विभाजन तो था ना कि लड़कियां जो है, औरतें घर का कार्य कर रही हैं, वो शिकार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह वर्तमान समय में, आधुनिक समय में ज्यादा स्पेसिफिक जो है श्रम का विभाजन कर दिया गया। पुराने समाज में क्या होता था, पुराने समाज में जो समाज चलता था ना वो परंपराओं पर, विश्वासों पर आधारित होता था। कि परंपराओं पर, विश्वासों पर कैसे, कि पूरा समाज मानता था कि चलो भाई कल ना हमें क्या करना है, जंगली शेर का शिकार करना है, चल देते हैं। पहले वो किसी पेड़ की पूजा करते थे, या पहले किसी अपने पूर्वज होते थे कंकाल की पूजा करते थे, किसी पत्थर की पूजा करते थे, प्रकृति पूजा करते थे। तो वो विश्वास करके जाते थे कि आज हमें शिकार मिल जाएगा। ठीक है, सब लोग चले जाते थे, फिर आते थे, सेलिब्रेट करते थे, साथ में खाते थे, डांस वगैरह करते थे। वर्तमान समय में क्या हो गया, वर्तमान समय में ना कार्यों का इतना विभाजन हो गया कि अब जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भरता हो गई। मतलब इनका कहने का मतलब है अगर वर्तमान समय में समाज बनाए रखना है तो क्यों बनाए रखना है, क्योंकि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर निर्भरता है। जैसे अगर मैं टीचर हूं, मेरा पढ़ाने का कार्य है, लेकिन अगर मुझे खाना, पूरा दिन अगर मैं जॉब करूंगी तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, तो मुझे क्या चाहिएगा, ये खाना बनाने वाला। तो मेरी एक निर्भरता है कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मुझे खाना बनाने वाला चाहिए। तो मेरी समाज पर निर्भरता है। इसी चीज को ये अपने शब्दों में कहते हैं कि समाज हमेशा जुड़ा रहेगा, समाज का हमेशा अस्तित्व रहेगा। लोग आते जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन समाज वहीं रहेगा। समाज क्यों रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों की निर्भरता है समाज पर। ओके, तो अब लिख लीजिए श्रम के विभाजन के प्रकार्य। ये क्या है, श्रम का विभाजन क्या है, लिखिएगा जरा। श्रम विभाजन समाज में 2 प्रमुख कार्य करता है। यानी जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्या करेगा, श्रम विभाजन समाज में 2 प्रमुख कार्य करता है। पहला,
एक तो यह व्यक्तियों एवं समूहों को अलग अलग प्रकार से, पहला जो कार्य करेगा लिखेगा, एक तो यह व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल व्यक्तियों की और समूहों को अलग अलग प्रकार से उनके कार्यों के आधार पर विभाजित कर देता है। यानी पहले तो भाई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी डॉक्टर हो सकता है और डॉक्टर्स का ग्रुप भी होता है। व्यक्तियों और समूहों को अलग अलग प्रकार से, मतलब डिफरेंशिएट कर देता है, अलग अलग प्रकार से उनके कार्यों के आधार पर विभाजित कर देता है। इससे समाज को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यानी भाई जो जिस चीज में परफेक्ट रहेगा वही कार्य करेगा। इससे समाज को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इससे लिखिएगा, इससे समाज को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यह पहला काम हो गया कि भाई लोगों को, व्यक्तियों को और समूहों को बांट दिया उनके कार्य के हिसाब से। दूसरा कार्य लिखिएगा, दूसरा श्रम विभाजन के कारण समाज में विभिन्न लोगों एवं समूहों में पारस्परिक निर्भरता वाली एकता को दुर्खिम ने सावयव एकता कहा है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा श्रम विभाजन के कारण समाज में विभिन्न लोगों और समूहों, यहां पर भी लोगों की और समूहों की बात हो रही है, विभिन्न लोगों एवं समूहों में पारस्परिक निर्भरता रहेगी। पारस्परिक निर्भरता कैसे रहेगी कि भाई कोई अगर प्रोफेसर है तो उसे क्या चाहिएगा कि लॉन्ड्री करने वाला, खाना बनाने वाला चाहिएगा, तो वो दूसरे समूह पर, दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहेगा, जिसे निर्भरता को उन्होंने नाम दिया सावयवी एकता। उस निर्भरता को नाम क्या दिया? सावयवी एकता। अब ये सावयवी एकता क्या है? सावयवी एकता का मतलब उन्होंने कहा, सावयवी एकता अगर आपको लिखनी है तो थोड़ा लिख लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए कि एक्चुअल में सावयवी एकता क्या है। इन्होंने कहा कि सावयवी एकता जो है, आधुनिक समाज में एक व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर रहेगा कार्य के लिए, वही सावयवी एकता है। अगर परिभाषा में लिखा जाए, एकता का वह रूप जो आधुनिक औद्योगिक समाज में पाया जाता है, वर्तमान समय में पाया जाता है, जहां श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण व्यक्ति के पृथक व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है, यानी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फलतः व्यक्ति एवं समाज के मध्य जो संबंध है वो कमजोर पड़ जाते हैं। फलतः व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध कमजोर पड़ जाते हैं, परंतु श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है। इसी पारस्परिक निर्भरता को इन्होंने सावयवी एकता कहा है, और व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है, यही सावयवी एकता है उनके लिए। ठीक है, तो लिखिएगा, अब सावयवी एकता समझ में आ गई कि सावयवी एकता कहता है। तो दो कारण बताए, पहला श्रम विभाजन हो गया, दूसरा इन्होंने बताया कि सावयवी एकता यानी परस्पर निर्भरता रहेगी। दैट्स इट। एक नोट करके लिखिएगा, प्राचीन समय में श्रम विभाजन अधिक क्रियाशील नहीं था, फिर भी समाज में एकता थी। इन्होंने कहा वर्तमान समय में एकता सावयवी एकता है। क्यों? क्योंकि समाज में विभेदीकरण हो गया है कि कौन क्या कार्य करेगा, पर समाज में एक दूसरे पर निर्भरता अधिक है, जिसे सावयवी एकता कहा। इन्होंने कहा कि प्राचीन समाज में तो इतना कार्य विभाजन भी नहीं था, लेकिन इतना अधिक नहीं था, परंतु फिर भी उसके बाद भी समाज में एकता थी। तो ये लिख लीजिएगा नोट करके, प्राचीन समय में, नोट करके लिखिएगा, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में श्रम विभाजन अधिक नहीं था, परंतु फिर भी समाज में एकता थी। श्रम विभाजन अधिक क्रियाशील नहीं था, लिख लीजिए, श्रम विभाजन अधिक क्रियाशील, ये शब्द भी लिख लीजिए, लिखने के लिए काम आएगा। अधिक क्रियाशील नहीं थी, परंतु समाज में एकता थी, यानी यूनिटी थी, एकता थी, तभी तो समूह में शिकार करने के लिए जाते थे। चलिए, हो गया, हमारी तीनों चीज होगी, अपराध भी हो गया, धर्म भी हो गया और श्रम का विभाजन भी हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम सबसे पहले एक चीज नोट करेंगे, दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय परंपराएं। सुन लीजिए, वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया है कि उन्होंने क्या कहा, बट ये सुन लीजिए एक बार, नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। हेडिंग लिखिएगा, दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय परंपराएं।
एक पैरा लिख लीजिए छोटा सा, आपकी मर्जी है, या सुन लीजिए या नोट कर लीजिए। दुर्खिम की समाज शास्त्रीय परंपराएं, ये हेडिंग है। इसमें लिखेगा दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी में आधुनिक और पारंपरिक समाजों को अंतर दर्शाते हुए यह प्रतिपादित किया है। इन्होंने अपनी बुक में द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने जो पारंपरिक समाज से जो आधुनिक समाज है उनकी तुलना करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि आधुनिक समाज जहां श्रम में विशेषीकरण पर आधारित है, यानी वर्तमान जो समाज है वहां पर श्रम का विशेषीकरण है कि भाई ये व्यक्ति ये कार्य करते हैं, इस समूह के लोग ये कार्य करते हैं, इस समूह के लोगों को ये कहा जाता है कि भाई ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये टीचर्स हैं, ये किसान हैं, ये आर्मी के लोग हैं, विशेषीकरण पर आधारित है। जहां श्रम के विशेषीकरण पर आधारित होता है, जहां समाज श्रम के विशेषीकरण पर आधारित होता है, वही पारंपरिक समाज विश्वास पर चलता है या चलता था, वही पारंपरिक समाज विश्वास पर चलता है। उनके अनुसार समाज के रूपों का यह अंतर नियमों की व्यवस्था में अंतर को भी दर्शाता है, नियमों की व्यवस्था में दर्शाता है अंतर। जैसे कि उस समय दमनकारी कानून था, वर्तमान समय में प्रतिबंधात्मक कानून है कि भाई यही जो कारण है ना कि वहां पर विश्वास से चलता था, यहाँ पर निर्भरता पे चल रहा है, तो ये कानूनों में परिवर्तन लेके आएगा। लिखिएगा कि उनके अनुसार समाजों के रूप का यह अंतर नियमों की व्यवस्था में भी अंतर को दर्शाता है। इस प्रकार आधुनिक समाज स्वयं नियम से संचालित होता है, वर्तमान समय क्या है, स्वयं नियम से संचालित होता है, जबकि पारस्परिक समाज के नियम बाहरी विश्वासों और अनुमोदन पर आधारित होते हैं। दैट्स इट। ओके, चलिए अब इनकी ना कुछ बुक्स हैं, बुक्स लिख लीजिए आप। हमारा टॉपिक खत्म हो गया, बस लास्ट में बची क्या इनकी बुक्स। इनकी कुछ बुक्स हैं वो नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्ट बुक्स पूछ ली जाती है। तो पहली बुक लिखिएगा द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी। फर्स्ट बुक मैं कई बार नोट करा चुकी, तो द डिवीजन लिख रही हूं, बस समझ जाइए, द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी। ईयर लिख लीजिएगा 1893। इन बुक के ना ईयर भी याद रखना क्योंकि कई बार मैचिंग में ईयर और बुक दे देते हैं, ठीक है। द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी 1893। सेकंड बुक लिखिएगा रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यह बुक भी मैं लिखा चुकी आपको, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। इसका जो ईयर है 1895। नेक्स्ट बुक लिखिएगा सुसाइड 1897। लिखिएगा सुसाइड 1987, 1897 सॉरी, ईयर 1897। नेक्स्ट बुक लिखिएगा सुसाइड के बाद जो मुख्य बुक है इनकी द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बुक बहुत पूछी जाती है। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसका ईयर लिखिएगा 1912, 1912। नेक्स्ट लिखिएगा एजुकेशन एंड सोसाइटी, फिफ्थ बुक है इनकी, एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922। नेक्स्ट बुक लिखिएगा, नेक्स्ट बुक है एजुकेशनल मोरल, नो उससे पहले को लिखिएगा सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी
सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ये है 1924 में, और 1925 में है एजुकेशनल मोरल। एजुकेशन मोरल। एजुकेशनल मोरल जो है 1925 में। एक लास्ट बुक है इनकी, वो लिख लीजिएगा, सोशियोलिज्म। सोशियोलिज्म जो बुक थी इनकी, अंतिम बुक थी 1928 की। ये 8 की 8 बुक जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन सभी को नोट कर लीजिए। द डिवीजन ऑफ द लेबर 1893, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, सुसाइड 1897, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924, एजुकेशन मोरल 1925, सोशलिज्म 1928। चलिए, तो जो दरखाइम था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप दरखाइम को अपने एसे में भी यूज कर सकते हैं, मेंस में भी, और जितनी मैंने चीजें लिखाई हैं नेट जेआरएफ के लिए तो सफिशिएंट है, आपको इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे तीनों थिंकर हो जाएंगे, दरखाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, उसके बाद हम इन तीनों के एक बार क्वेश्चंस पीवाईक्यू चेक करेंगे जो नेट जेआरएफ में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच क्लास को इतना सपोर्ट करने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद।